नमस्ते दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवास जीएस में। आप लोग अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। चलिए आज देखते हैं पिछला वीक का जो करंट अफेयर्स 29 तक कवर हुआ था। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे 30 अक्टूबर 2022 से 5 नवंबर 2022 तक का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिटेल्स एनालिसिस। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल बी द 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNFCCC। तो इसका आंसर हो जाएगा इजिप्ट कायरो। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा हिंट्स। COP26 ये था COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ क्या होता है ना, जो यूनाइटेड नेशन के तहत जो कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए पहले बार हुआ था रायो डी जेनेरो, इसको बोलते हैं हम अर्थ समिट और रायो समिट और दी रायो कॉन्फ्रेंस या अर्थ समिट भी जो इसको बोलते हैं। ये एक मेजर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस है जो रायो डी जेनेरो में हुआ था। कब से कब तक? जून 3 से जून 14 इन 1992। तो ये यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्फ्रेंस है ये फर्स्ट हुआ था 1992 में। इसके तहत ये UNFCCC के तहत ऐसे 26 कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ मतलब जो भी UNFCCC के मेंबर है उनके द्वारा जो मीटिंग बुलाया जाता है हेड ऑफ स्टेट का, किस लिए? डिस्कस करने के लिए वेरियस एनवायरनमेंट इश्यूज एंड इट्स रेमेडीज़ के लिए। तो इसका 26 हुआ था ग्लासगो और जो 27 है अभी होने वाला है नवंबर में, वो है इजिप्ट कायरो में। और ये थीम क्या था 27 का? ना टुगेदर फॉर इम्प्लीमेंटेशन। याद रखिएगा, ये जो COP या COP27 का थीम है टुगेदर फॉर इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, एन इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द समिट वाज एन एग्रीमेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन व्हिच इन टर्न लेड टू क्योटो प्रोटोकॉल। अच्छा, पहले जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उससे द्वारा क्या क्या कंक्लूजन्स निकले थे या क्या क्या नया कॉन्फ्रेंस वगैरह या नया मोटिवेशन या नया स्टेप लिया थे। तो पहले क्या था ना, इसमें जो एग्रीमेंट वगैरह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के द्वारा हुआ था फर्स्ट बार, जिसको बोलते हैं हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। ये जो क्लाइमेट चेंज के द्वारा वर्ल्ड में जो भी परेशानियाँ या जो भी एनवायरनमेंट इश्यूज आ रहा है तो इसको कैसे टैकल किया जाए उसके बारे में, जिसके तहत क्या क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट वगैरह हुआ था, जो भी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जैसे कार्बन एमिशन को जीरो करने के लिए और बाकी जो भी आपका हाइड्रोग्रिम जो है उसका यूज़ को कम करने के लिए, ऐसे वेरियस टाइप को हम जो भी स्टेप लेके ताकि एनवायरनमेंट इश्यूज़ और एनवायरनमेंट को हम लोग जैसे छेड़छाड़ कर रहे हैं या एनवायरनमेंट को हम लोग जितना दुरुपयोग कर रहे हैं उसका मिस यूटिलाइज हो रहा है, उसको कैसे सही से यूटिलाइज किया जाएगा ताकि एनवायरनमेंट ज़्यादा हार्म ना हो। नेक्स्ट क्या है, और दो इश्यूज़ क्या क्या अभी एड्रेस होने वाला है। सिस्टमेटिक स्क्रूटिनी ऑफ पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, जो भी हमारा प्रोडक्शन अभी प्रोसेस मतलब इकोनॉमी में चल रहा है जिसको कि किसको क्षति पहुंचा के, किसको हार्म पहुंचा के ना, एनवायरनमेंट को हम लोग यूज़ करके जो भी प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं इसको कैसे स्क्रूटिनी किया जाए कि कौन सा चीज़ में ज़्यादा एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, पर्टिकुलर द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक कंपोनेंट्स। जैसे हम बोल रहे हैं कि हम लोग फ्रीज यूज कर रहे हैं या कोई भी जैसे ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है या कोई भी ऐसे जो भी हमारा मैनमेड प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है उसमें जो कि टॉक्सिक कंपोनेंट्स CFC गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो, ये जो गैस वगैरह प्रोडक्शन हो रहा है तो इसको कैसे कम किया जाए, कौन सा ना गैसोलीन जैसा, और पॉइजनस वेस्ट इंक्लूडिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जो भी हमारे रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट वगैरह किया जा रहा है जिसके तहत रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वगैरह क्रिएट हो रहे हैं और एनवायरनमेंट को काफ़ी लॉस पहुंचा जा रहा है और इसका डिग्रेडेशन हो रहा है।
तो ये आगे चल के हमारा नेक्स्ट जो पीढ़ी होगा इनको भी बहुत हार्म करेगा। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सके इसके ऊपर डिस्कशन होता है। नेक्स्ट होता है ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? अभी आज के डेट में हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? हम किस किस से एनर्जी लेते हैं? या तो बायोगैस वगैरह, या तो जैसे बोलते हैं हम इन CH4 मीथेन, या जो भी हो गया पेट्रोल, ये सब क्या है कन्वेंशनल, ये जनरली हम यूज़ करते आ रहे हैं। तो इसके चलते क्या हो रहा है ना, इसके प्रोडक्शन में एनवायरमेंटल इश्यूज काफ़ी आ रहा है। एनवायरमेंट को हम डिग्रेड करके या एनवायरमेंट को हम क्या करें यूज़ करके ये एनर्जी ले रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना, एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है। तो इसके बदले में जो नेचुरल सोर्स है जैसे सनलाइट से और एयर है और हमारा जो क्या बोलते हैं भूतल का जो एनर्जी है, हमारे अर्थ के नीचे का जो एनर्जी है उसका, और लाइट एनर्जी, एयर एनर्जी, इसको कैसे सोलर एनर्जी को हम कैसे यूज़ करके एनर्जी क्रिएट किया जाए, तो उसके ऊपर भी विचार विमर्श किया जाए। और यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है ना, जो भी हमारे जीव जंतु है या जो जैसे फॉसिल फ्यूल हमारा कोल हो गया, इसका यूज़ कैसे कम किया जाए, जो कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए ये जिम्मेदार रहते हैं। हम लोग जो भी कोयला, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हम यूज़ जलाते हैं, उसके लिए क्या होता है ना, एनवायरमेंट को काफ़ी क्षति पहुंचता है और एनवायरमेंट का टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो इसको कैसे टैकल किया जाए उसके बारे में भी डिस्कशन होना है। नेक्स्ट है न्यू रिलायंस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम लोग जनरली आजकल पेट्रोलियम और डीजल के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड है। तो इसको कैसे यूज़ किया जाएगा, कौन सा ना, जैसे हमारा अभी नया चल रहा है इलेक्ट्रिक यूज ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या होता है ना, पेट्रोल और डीजल का यूज़ कम किया जा रहा है। तो इसके चलते क्या रहा है ना, एनवायरनमेंट का काफ़ी मतलब बदलाव आ रहा है। तो इसके ऊपर भी डिस्कशन किया जाए। इन ऑर्डर टू रिड्यूस व्हीकल इमिशंस, जो क्योंकि हम लोग जानते हैं जो कि पेट्रोल और डीजल व्हीकल से जो भी इमिशंस हो रहा है, उससे जो भी क्षतिकारी सब्सटेंस वगैरह जैसे निकल रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया और सल्फर हो गया, लेड हो गया, जो कि एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं और हमारे जो ह्यूमन शरीर को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसको कैसे कम किया जाए। और कंजेशन इन सिटीज एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय पॉल्यूटेड एयर एंड स्मोक। नेक्स्ट द ग्रोइंग यूज एंड लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर। आजकल क्या हो रहा है ना, जो हमारा जो लैंड जो वाटर है वो काफ़ी कंटामिनेटेड हो गया है। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि हमको जो पीने लायक जो पानी है उसका कम मात्रा में मिल रहा है, और जो भी मिल रहा है वो क्या कंटामिनेटेड मिल रहा है। तो इसको कम कैसे किया जाए, वाटर कंटामिनेट से कैसे बचे, और नेक्स्ट जो पीढ़ी आ रहा है उनको कैसे पीने लायक पानी, कंज्यूमेबल वाटर प्रोवाइड रखा जाए। तो इसके ऊपर भी विचार विमर्श किया जाएगा। और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड्स ओशियन। आपको पता है जैसे आजकल जितना भी वेस्ट है सब ओशियन में जाता है, तो उसको कैसे कम करके हमारे ओशियन को बचाया जाए। ओशियन को काफ़ी हम लोग यूज़ करते हैं, खास करके उससे जो भी आइटम्स मिलता है उसको तो यूज़ करते ही करते हैं, उसके साथ भी हमारा जितना भी वेस्ट वगैरह निकलता है, मैन मेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी वेस्ट डोमेस्टिक वेस्ट होता है, वो लास्ट जाता है कहाँ पर, ओशियन में। तो काफ़ी ओशियन का जो जीव जंतु है, ओशियन में जो भी जीव जंतु रह रहे हैं या ओशियन का जो वाटर है वो काफ़ी कंटामिनेट हो रहा है। तो उसका कैसे यूज़ करें, तो ये सब चीज़ के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट है द रियल इशू टू बी डिस्कस्ड इन ग्लोबल एनर्जी पॉवर्टी इज ग्लोबल एनर्जी पॉवर्टी। एनर्जी पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी मतलब होता है गरीब। तो एनर्जी पॉवर्टी मतलब क्या हो रहा है ना, आज के डेट में 3 टाइप का जनरली हम कंट्रीज देखने मिल रहा है। एक है जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो गया, डेवलप्ड कंट्री जैसे USA, लंदन, ये सब कंट्री की तरह, और ये जो डेवलपिंग कंट्री जो हम लोग जैसे इंडिया और ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जो टुवर्ड्स डेवलप है। और थर्ड हो गया कौन सा ना, जो पुअर कंट्रीज है। तो ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री का मात्रा कम है, डेवलप्ड कंट्री बहुत कम है, बट वर्ल्ड का
50% से भी ज़्यादा एनर्जी जो यूज़ कर रहे हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज, जबकि ये यूज़ करना चाहिए जो नीचे लेवल के है, जो पुअर कंट्रीज है, जो अंडर डेवलपिंग है, उनको यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, इकोनॉमिक पार्टीशंस हो रहा है। जो भी एनर्जी है वो ज़्यादातर किसके हाथ में है, जो डेवलप्ड कंट्री के। तो ये कैसे कम किया जाए ताकि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो, तो इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, ये UNFCCC क्या है ना, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एस्टेब्लिश्ड एन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी। ये क्या है, एनवायरमेंटल ट्रीटी टू कॉम्बैट डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस विथ क्लाइमेट सिस्टम इन पार्ट बाय स्टेबलाइजिंग ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन। कैसे ग्रीन हाउस गैस जो हमारा होता है CFC हो गया, और नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स हो गया, और बाकी हो गया क्या आपका स्मोक हो गया, ये सब का इमिशन कैसे कम किया जाके, इन पार्ट बाय स्टेबलाइजिंग ग्रीन हाउस कनेक्शन in the atmosphere. It was signed by 154 countries at United Nations Conference on Environmental and Development, also informally known as Earth Summit. तो UNFCCC क्या है आपको पता चल गया। जो पहला समिट हुआ था 1992 में, उसको अर्थ समिट किया गया। उसके तहत उसको हर साल कैसे हम क्या आज तक का डेवलपमेंट है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स वगैरह लेना चाहिए, और आगे कौन सा स्टेप लिया जाए ताकि उसका जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोका सके। तो ऐसे 26 पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो गया है, 27 होने वाला है इजिप्ट कायरो में। और ये अर्थ समिट में क्या क्या सब कंक्लूजन निकला है, एक टर्म्स है, एजेंडा 21 क्या है, रायो डिक्लेरेशन क्या है, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, CBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और UNFCCC और UNCCD। ये कुछ खास पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा अर्थ समिट का। तो ये हो गया, हम अर्थ समिट क्या जान चुके हैं, और इसका 27 कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाला है, 26 कहाँ हुआ था, इसका थीम क्या था, ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन वाज ETPBS? ये ETPBS का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। ये हमारा इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। अभी जो रिसेंटली इलेक्शन होने वाला है, बाई इलेक्शन होने वाला है, कहाँ पर ना, हिमाचल में और महाराष्ट्र में कुछ बाई इलेक्शन है, प्लस हमारा गुजरात में, और काफ़ी स्टेट में आगे चल के हो रहा है। तो इससे एक क्वेश्चन आया है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। तो इसका अगर हर एक वर्ड को हम लोग एनालिसिस करेंगे तो इससे इसका आंसर भी मिल जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉनिकली मतलब क्या है ना, जनरली हम लोग आज तक हमारे देश में जो इलेक्शन कराया जा रहा है जनरली बैलेट सिस्टम में हो रहा है, जो कि हैंड टू हैंड होता है। हम किसी को जाके ऐसे बैलेट सिस्टम रहता है, उसमें पार्टी का नाम प्लस कैंडिडेट रहता है, उसमें हमको टिक करना पड़ता है। जो भी पार्टीज है वो पार्टी के अगेंस्ट पे जो भी कैंडिडेट रहेगा उसका नाम रहेगा, उसमें हम टिक करना पड़ता है। तो बट ये पोस्टल बैलेट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिकली क्या है ना, अगर मान लीजिए मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहता हूँ तो कैसे मैं इलेक्शन अपना जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर कैसे अपना मैं मतदान दे सकता हूँ। तो यही है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। अगर मैं यहाँ पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं हूँ, कहीं आउट ऑफ कंट्री हूँ, तो वहाँ से मैं क्या करूँगा ना, एक पोस्टल बैलेट क्रिएट किया जाएगा। यहाँ का आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से वो भाया थ्रू मेल आपके पास पहुँचेगा, और वहाँ पर क्या होगा ना, फिर आप उसका प्रिंट लेंगे, उसका प्रिंट लेके उसमें आपको जिसको भी चूज़ करना है उसको चूज़ करके फिर उसको क्या करेंगे ना, भाया पोस्ट के तहत उसको फिर भेज दीजिएगा। अपना जो एरिया का जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपका इलेक्शन अफसर होगा, सर्कल अफसर, उसके पास पहुंच जाएगा। तो ऐसे करके है पूरा स्टेप का पिक्चर अभी नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा। तो पहले चले देखते हैं ये जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, वन वे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है ऑफ द पोस्टल बैलेट्स। बैलेट मतलब जिस पर हमारा पार्टी प्लस कैंडिडेट का नाम रहेगा, और हमको उससे ही इलेक्शन मतलब सिलेक्शन करना है, हम किस पार्टी को इलेक्शन देना चाहते हैं। दिस सर्विस वोटर देन कास्ट देयर वोट एंड सेंड इट टू द रिस्पेक्टिव रिटर्निंग अफसर भाया पोस्ट। रिटर्निंग अफसर मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पर इलेक्शन होता है, इलेक्शन बूथ में जो हेड होता है, जो भी सुपरवाइज करता है, उसको रिटर्निंग अफसर बोला जाता है।
तो ये फर्स्ट लॉन्च हुआ था 21 अक्टूबर 2016 में, याद रखिएगा। तो अभी सरकार स्टेप लेना चाहती है कि जो भी NRI या OCI है, NRI मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो लोग जो भी इंडिया में प्रेजेंट नहीं है बट वो इलेक्शन में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट मतलब नॉट पैसा, अपना मतदान कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो वहाँ से रह के भी अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना इलेक्शन का मतदान दे सकते हैं। तो ये क्या है, एवरी सिटीजन एबव 18 ईयर्स, जो भी 18 ईयर्स एबव है, कौन कौन हमारे इंडिया में वोट दे सकते हैं, और NRI और OCI ये भी एलिजिबल है फॉर वोटिंग। तो पहले चले देखते हैं NRI और OCI कौन है। ओवरसीज इंडियंस, ऑफिशियली कलेक्टिव नोन एज NRI नॉन रेसिडेंट इंडियंस एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वेयर ये दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं ओवरसीज इंडियंस। NRI भी ओवरसीज इंडियन, ओवरसीज मतलब इंडिया के बाहर में है, उनको ओवरसीज सिटीजन को बोला जाता है। ये दो टाइप का होता है, एक नॉन रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंट इंडियन कौन है, हु आर नॉट रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, पीपुल ऑफ इंडिया बर्थ और एंसेस्टरी। मान लीजिए आपके पिता इस कंट्री के हैं, तब भी आप इंडिया का सिटीजन ही माना जाएंगे। तो इसके तहत जो बच्चा पैदा हुआ था, जो भी होगा, तो उसको इंडिया का सिटीजनशिप माना जाएगा अगर उसके फादर या एंसेस्टर्स इंडिया के होंगे, हु लिव आउटसाइड्स एंड ऑल्सो आर नॉट द सिटीजन्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जबकि हमारे इंडिया के सिटीजन नहीं होंगे बट उनके अगर एंसेस्टर्स भी अगर सिटीजन ऑफ इंडिया हो गए तो उनको भी इंडिया का सिटीजनशिप दिया जाता है, तो उनको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और नॉन रेसिडेंट इंडियंस कौन बोला जाता है, इंडिया के सिटीजन है बट इंडिया में रेसिडेंस नहीं है, दूसरे कंट्री में जाके बसवा कर रहे हैं, तो उनको NRI बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका जो पूरा सिस्टम है, इसको स्क्रीनशॉट लेके उसको जूम करिएगा। पहले कैसे ई पोस्टल बैलेट पिन क्रिएट किया जाता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर के तो ये जनरेट किया जाता है, किसको, सर्विस वोटर के लिए। फिर इसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है किसको ना, ई पोस्टल बैलेट पिन टू रिकॉर्ड ऑफिसर और ई पोस्टल बैलेट टू यूनिट ऑफिसर। फिर उसके बाद ये डाउनलोड करके इसका पिन और पोस्टल बैलेट डिस्पैच किया जाता है, जो यूनिट ऑफिसर जहाँ पर जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो रहते हैं, और एक रिकॉर्ड ऑफिसर को दिया जाता है। फिर यहाँ से डिस्पैच किया जाता है, डिस्पैच ऑफ ई पोस्टल बैलेट पिन, जो भी वोट देना चाहता है, पोस्टल बैलेट एलोंग विथ पिन, ये पिन सीक्रेट रहता है। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो ये प्रिंट करने के बाद ओपन प्रिंट पोस्टल बैलेट सिस्टम, पोस्ट द बैलेट टू द कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग मतलब जो इसको क्रिएट किए थे, देखिए वन वे है, कहीं दूसरे वे में नहीं जाएगा, जो क्रिएट किए थे उनके पास ही भाया पोस्ट पहुंचेगा। और रिटर्निंग ऑफिसर रिसीव द बैलेट एट द काउंटिंग सेंटर, जहां पर हमारा इलेक्शन का बूथ काउंटिंग होता है, वहां पर वो रिसीव करते हैं और फिर स्कैन करके 13C 13A और 13B जो फॉर्म है उसको स्कैन करके क्या करते हैं, उसमें अगर वैलिड होगा तो उसको काउंट कर लेंगे और नॉन वैलिड होगा तो रिजेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कोई गलती हुआ होगा तो उसको रिजेक्ट कर लेंगे। तो ये पूरा सिस्टम, इसको याद रखिएगा ये फ्लो चार्ट को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रिसेंटली एला बेन भट्ट हैज बीन पास्ड अवे, प्रिंटिंग मिस्टेक था, एट अहमदाबाद, इन हुइच फील्ड शी बिलोंग्स टू। तो ये एला बेन भट्ट जो अभी रिसेंटली एक्सपायर कर गए हैं अहमदाबाद में, ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर है, एक लॉयर है और फिलएंथ्रोपिस्ट है। फिलएंथ्रोपिस्ट मतलब समाज सेवी है। तो इसके इनके बारे में थोड़ा बहुत नोट्स लिख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी पर्सनालिटीज, फेमस पर्सनालिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। एला रमेश भट्ट बर्न हुए थे 7 सितंबर 1933 में और 2 नवंबर 2022 में वो एक्सपायर हो गए। वाज ए इंडियन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजर, वो कोऑपरेटिव को जन्मदाता है। एक्टिविस्ट एंड गांधीयन मतलब गांधी के फॉलोअर है, और गांधी जी के साथ वो क्या किए थे ना, इंडियन इंडिपेंडेंस में, स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में भी वो फॉलोअर थे गांधी के, उनको फॉलो करते थे, मतलब वो शामिल भी थे इंडियन इंडिपेंडेंस में। हु फाउंडेड सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सेवा इन 1972। याद रखिएगा कब पैदा हुए थे और ये कौन है, ये एक
कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजर भी है, लॉयर भी है और एक्टिविस्ट है और गांधीयन भी है। शी इज रिसिप्टेंट ऑफ पद्मश्री, पद्म भूषण, रमन मगासाय अवार्ड, इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर डिसआर्मामेंट, निवानो पीस प्राइज, राइट लाइवलीहुड प्राइज, ये भी याद रखिएगा। और क्या है, शी प्रेजेंटेड SACEPS एंड RIS विथ ए टाइटल लाइवलीहुड नेचर एंड पीस ए गृहिणी पर्सपेक्टिव। ये SACEP क्या है ना, साउथ एशियन सेंटर फॉर पीस स्टडीज, तो ये एक है। और रीजनल रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, इसमें भी ये भाग लिए थे और इनका एक टाइटल दिया हुआ था लाइवलीहुड ऑफ नेचर एंड पीस, जिसमें गृहिणी पर्सपेक्टिव, गृहिणी मतलब जो घर में जो हाउस वाइफ है उनके पर्सपेक्टिव क्या क्या है इसके ऊपर वो डिस्कशन किए थे। इन दिस पेपर से गिव्स 100 माइल्स प्रिंसिपल, इस कॉन्फ्रेंस वगैरह में वो अपना एक 100 माइल्स प्रिंसिपल दिए थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 100 माइल प्रिंसिपल कौन दिए थे, जो कि इंक्लूड है क्या क्या। 100 माइल्स प्रिंसिपल क्या है ना, यूज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस प्राइमरी टू लाइफ दैट आर सोलली प्रोड्यूस्ड विथ ए रेडियस ऑफ 1 माइल। मान लीजिए आप एक हाउस होल्ड है, आपके 1 माइल अराउंड में क्या क्या चीज़ प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके ऊपर जो भी हम डिस्कशन करेंगे, जो भी चीज़ प्रोडक्ट हो रहा है तो उसको उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसका हम कैसे यूटिलाइज ले सके प्रोडक्ट और सर्विस का, तो इसके ऊपर जो भी टॉपिक हुआ था वो रिसर्च किया हुआ था, तो उसको वो 100 माइल्स प्रिंसिपल दिए थे। अनदर द गृहिणी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, तो एक गृहिणी थ्योरी भी इन्होंने क्या क्या था प्रोपोगेट किया था, किस किस के लिए ना, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी के लिए, गरीब को कम करने के लिए। तो इनका एक कॉन्टेम्प्ररी उनके समसामयिक और एक थे जो कि माना जाता है, जो कि हमारे इंडिया में ग्रामीण बैंक के जन्मदाता थी, फादर ऑफ ग्रामीण बैंक भी बोला जाता है। कौन है ना, मोहम्मद यूनिस, जो 1983 में ग्रामीण बैंक एस्टेब्लिश किए थे, सपोर्ट पुअर को, जो भी गरीब आदमी है उनको कैसे लोन, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया जा सके और डायरेक्टली अपने गाँव में, अपने एरिया में, तो उनका क्या हुआ, शॉर्ट टर्म काम, जो भी इलेक्शन, जो भी ये है उसको कम कर दिया जा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज MK2 स्कीम रिलेटेड टू, व्हाट इज MEK2 स्कीम। तो चलिए देखते हैं, दीज आर द प्रोजेक्ट्स एसेंशियली इंडस्ट्री फंडेड इन्वॉल्विंग डिजाइन, डेवलपमेंट, इनोवेटिव सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं, व्हाट इज MEK2 स्कीम। These are the projects essentially industry funded involving design, development and innovative solutions by Indian vendors for development of prototypes। ये प्रोटोटाइप क्या होता है, हिंदी में दिया हुआ है आदि रूप। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, लेट एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मान लीजिए, चाइना या कोई भी कंट्री प्रोडक्ट किया, तो उसका प्रोटोटाइप मतलब उसके एग्जैक्टली वो चीज़ को बनाना, कॉपीराइट्स लेके परमिशन, तो इसको बोला जाता है किसी वस्तु या उत्पाद को बनाने से पहले बनाया गया उसका एक नमूना। मान लीजिए कोई भी चीज़ हमको बनाना है, एक फ्लाइट बनाना है, तो उसका पहला प्रतिरूप, हाँ ऐसे बनेगा, ऐसे टाइप का होगा, ये फ्लाइट इसका ये होगा, तो पहला वाला जो बनाएंगे किसके द्वारा ना, इंडियन वेंडर्स के द्वारा, जो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे उनके द्वारा बनाया जाएगा। और किसके लिए ना, इंडस्ट्री फंडेड होगा, इन्वॉल्विंग डिजाइन, इसका डिजाइन भी रहेगा, डेवलपमेंट रहेगा और इनोवेटिव सॉल्यूशन भी रहेगा, नया कोई इनोवेशन भी करेंगे। तो ये MEK2 स्कीम किसके रिलेटेड है ना, एसेंशियली इंडस्ट्रियल फंडेड के लिए फंडेड होगा। ये किस किस को इंक्लूड करेगा, डिजाइन और उसको डेवलपमेंट और इनोवेटिव सॉल्यूशन, नया इनोवेशन करने के लिए, किसके द्वारा ना, इंडियन वेंडर्स के द्वारा, याद रखिएगा। और किसको डेवलप करने के लिए, प्रोटोटाइप्स, कोई भी नया चीज़ हम डेवलप करेंगे तो उसका पहला नमूना, फास्ट जो नमूना प्रोडक्ट करने के लिए। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना, इंडियन आर्मी इस प्रोजेक्ट के तहत 43 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया हुआ है। रिसेंटली इंडियन आर्मी अप्रूव प्रोजेक्ट सैंक्शन ऑर्डर्स फॉर ड्रोन किलिंग सिस्टम, SDR सिस्टम, IWTS सिस्टम, TGM सिस्टम। The project is reserved for startups and micro, small, medium enterprises के लिए।
तो याद रखिएगा ये मैक 2 स्कीम किसके रिलेटेड है, ये इंडियन वेंडर्स के लिए है या नहीं है, ये किस चीज़ को इंक्लूड करता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज 15 अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो हेल्ड। तो आंसर इसका है कोची केरला में। ये किसके द्वारा इनाग्रेशन किया था ना, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर जो कि हरदीप सिंह पुरी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फुली यूटिलाइज द पोटेंशियल ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बस एंड मेट्रोज अक्रॉस द कंट्री बाय 2047 तक हम इसको कैसे हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को फुली यूज कर सके। और ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट टू एनकरेज सिटीजन फ्रॉम प्राइवेट व्हीकल्स टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अभी जैसे हम लोग जनरली कहीं जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ओला उबर कर दे या प्राइवेट व्हीकल में जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो व्हीकल जो भी ट्रांसपोर्टेशन यूज प्रोवाइड करा रहा है वो इतना अच्छा नहीं है, इतना लेवल पे नहीं है और इतना अच्छा नहीं होता है, कंफर्ट जोन में नहीं रहता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, प्राइवेट व्हीकल हायर करते हैं। तो ये कैसे, ये जो सिस्टम है इसके तहत क्या होगा कि अर्बन एरिया में कैसे हम लोग टुवर्ड्स शिफ्ट होंगे किसकी तरफ ना, जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन है जैसे बस हो गया या मेट्रो हो गया, इसको हम कैसे यूज़, या जैसे हम लोग बड़े बड़े मेट्रो सिटी में क्या है प्रीपेड टैक्सी सर्विस हो गया जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड है, उसको कैसे हम यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल हेल्ड। तो ये है रायपुर छत्तीसगढ़ में। ये वेरियस कंट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट किए हैं, छत्तीसगढ़ और सिक्किम। दोस्तों मैं अपना स्लाइड में कभी कभी बहुत सारे शॉर्टकट्स यूज़ करता हूँ, इसलिए एक तो स्पेस की बचत है और दूसरा चीज़ है इसका शॉर्टकट आपको याद रखने में क्या होगा ना, लिखने के लिए भी आपको कम वर्ड्स यूज होगा और ये मेंस पेपर में भी आपको काम आएगा और कहीं भी समझने के लिए आपको ईजी रहेगा। सीजी छत्तीसगढ़ एंड सिक्किम बैक द फर्स्ट इन कॉम्पिटिशन, इट इज़ द 3rd एडिशन है। ये कौन सा एडिशन है नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का, ये 3rd एडिशन है। यहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है, 3rd नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल। और इसमें एक माओरी करके एक इंडिजिनस ट्राइब भाग लिए थे, कहाँ से है वो, न्यूजीलैंड से, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेइडो सैटेलाइट सिस्टम बिलोंग टू व्हिच कंट्री। ये सब खास कर सब जानते हैं ये आंसर, ये चाइना से ऑब्वियसली। ये अपना एक सैटेलाइट जैसे हमारा जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये यूएस का है। तो उसमें क्या होता है ना, जीपीएस सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, कहीं भी आप रहेंगे ग्लोबल वर्ल्ड भर में उसका पोजीशन आपको बताएगा और ये बहुत कुछ चीज़ में काम आता है, जैसे टेलीविज़न हो गया, मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्क सिस्टम हो गया, मोबाइल नेटवर्क सिस्टम, ये सभी में काम आता है। तो इसको बोला जाता है जो वर्ल्ड भर में अभी जनरली ज़्यादातर पकड़ बना के रखा है कौन है ना, यूएस का जीपीएस सिस्टम। ऐसे ही अपना चाइना ने अपना बनाया है बायोडी सिस्टम, हमारा इंडिया भी इसके तहत एक IRNS इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट सिस्टम भी यूज़ कर रहा है। और एक पेपर है वाइट पेपर, ये ऑफिशियल रिलीज ऑफ चाइना। और ये जो है बायोडो सैटेलाइट सिस्टम, ये 30 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन है, ये एक सैटेलाइट नहीं होता है, 30 कॉन्स्टलेशन मिला के होता है। ये 2018 में स्टार्ट हुआ था। इंक्रीजिंग ग्लोबल फुटप्रिंट, ग्लोबल फुटप्रिंट मतलब बहुत सारे कंट्रीज इसको खरीद रहे हैं और इसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ताजिकिस्तान एक्सेट्रा। पाकिस्तान एंड रशिया आर द हब्स ऑफ सैटेलाइट सिस्टम। याद रखिएगा ये जो बायोडो सैटेलाइट सिस्टम है इसका जो मेन हब है पाकिस्तान और रशिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, रमित टंडन सौरभ घोषाल बिलोंग्स टू व्हिच स्पोर्ट्स। तो इंडियन स्क्वाश के है, रिसेंटली क्या हुआ है ना, इंडियन स्क्वाश सिस्टम ये मेड इन एशियन गोल्ड लाया है, किस कहाँ पर ना, चेंगडू साउथ कोरिया में अभी जो रिसेंटली हुआ है एशियन कप, तो इसमें गोल्ड लाया है हमारा इंडिया का स्क्वाश टीम फर्स्ट बार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज द राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 हेल्ड। तो इसके कहाँ पर हुआ है ना, बैंक्स ऑफ उमियाम लेक। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उमियाम लेक कहाँ पर है ना, मेघालय में। ये मेघालय में द राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। जो गारो ट्राइबल कम्युनिटी है परफॉर्म वांगाला डांस, ये भी याद रखिएगा, मेघालय का जो गारो ट्राइब से वो परफॉर्म किए थे वांगाला डांस इन ओकेजन पर, ये राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल में। इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी एक्वाटिक्स नोड।
इंडियन आर्मी क्या कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में अपना पकड़ मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को काफ़ी प्री इंडिपेंडेंस एरिया से ही उसको काफ़ी नेग्लेक्टेड किया गया था। तो इसके लोग अभी भी सोचते हैं कि इंडिया हमारा कंट्री नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही बहुत नेग्लेक्टेड एरिया है, जिसको ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया था। उनको ऊपर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी उधर नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे बनाए नहीं थे। तो ये लोग क्या है काफ़ी एक्सक्लूड होके रहे थे। तो इसलिए वहाँ पर काफ़ी, जैसे हमारा क्या हुआ था आसाम में एक आंसू करके एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जो कि लोग काफ़ी नाराज़ थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और ये लोग अपना एक कंट्री बनाने के लिए इंडिया से अलग होने के लिए काफ़ी देर से स्ट्रगल करते आ रहे हैं। बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी एंटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट हुए थे। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कैसे यूनिट बनाया जाए, एक कैसे इंटीग्रेशन किया जाए इंडिया के तहत, उनको लोगों को माइंडसेट एक मेकअप किया जाए, नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आपके ऊपर उतना ही मतलब इंक्लाइंड है करके। तो इसीलिए ये ईस्टर्न कमांड जो है इंडिया का आर्मी का, उन्होंने ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन किया था मेघालय में। आप याद रखिएगा ये उमियाम लेक बांग्लादेश किस स्टेट का है। ये 3 डे वाटर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम है, 3 से 5 नवंबर तक किया गया है, और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है नॉर्थ ईस्ट में, एंड एम्ड एट एनकरेजिंग द स्पोर्ट्स लविंग यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट टू टेक अप द वाटर स्पोर्ट्स लाइक रोइंग, जो जहाज चलाना होता है, जहाज नहीं सॉरी बोटिंग चलाना, और सेलिंग, एंड एम्ड एट प्रोमोटिंग टूरिज्म, ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी है। तो ये 2 एम याद रखिएगा, खास करके यूथ को इकट्ठा करने के लिए, यूथ को जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, और टूरिज्म सेक्टर को एनकरेज करने के लिए। दी रोइंग ट्रॉफी वाज ओन बाय DGAR, डायरेक्टर जनरल ऑफ आसम राइफल है जो रोइंग ट्रॉफी उन्होंने जीता है, और सेलिंग ट्रॉफी जो जीता है याचिंग क्लब हैदराबाद का। तो याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर जानकारी। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज पूसा बायो डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मतलब क्या समझते हैं। डिकम्पोज मतलब कंपोज इकट्ठा मिलाना, और डिकम्पोज मतलब उसको डिवाइड कर देना। तो ये पूसा बायो मतलब बायोलॉजिकल है, जेनेटिकली है, और पूसा इसका नाम है एक, जो कि जगह का नाम है बिहार में। तो चलिए देखते हैं इसका पूरा यूज़। ये है माइक्रोबियल सॉल्यूशन। माइक्रोबियल सॉल्यूशन क्या होता है ना, जो माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स मतलब क्षुद्राणु, मतलब उसको हम देख नहीं पाते हैं जो जीव जंतु है, और ये सॉल्यूशन बनाया जाता है डेवलप्ड बाय IACRA, इंडियन कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली में, दैट डिकम्पोजेस पैडी स्टबल्स इनटू मैन्योर। ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है, पैडी स्टबल को मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है। इसका हिंदी में क्या होगा, पैडी मतलब जो धान का जो खेती होता है, चावल का धान निकलने के बाद उसका बाकी जो अवशेष रह जाता है पेड़ का नीचे से लेकर ऊपर तक का पार्ट को, ये सब क्या करते हैं हरियाणा पंजाब में जनरली धान का फसल हार्वेस्ट होने के बाद उसको जला दिया जाता है, ताकि जो फील्ड है नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी हो जाए। तो इसमें जो भी स्मोक प्रोड्यूस होता है उसमें एनवायरमेंटल काफ़ी कुछ प्रदूषण हो जाता है। ऐसे भी सिचुएशन आ जाता है कि रास्ता दिखाई भी नहीं दे जाता है। तो इसको रोकने के लिए वो जो स्टबल है उसको डायरेक्टली मैन्योर में, मैन्योर मतलब क्या बोलते हैं हम जनरली बोलते हैं सार, जो भी हम बोलते हैं मतलब फर्टिलाइज़र, जो हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उसको डायरेक्टली फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये है पूसा बायो डिकम्पोजर। ये एक माइक्रोबियल सॉल्यूशन है, डेवलप किसके द्वारा किया गया था, और ये इसका काम क्या है ना, पैडी स्टबल को मैन्योर में जो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नोट्स, ये माइक्रोब्स क्या क्या है। माइक्रोब्स आर मिनिट मतलब छोटा, यूनिसेलुलर एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म से that are invisible to naked eyes. They are also known as microorganism, microscopic organism, as they could only be seen under a microscope. They make up almost 60% of Earth's living matter. हमारे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग मैटर हैं उसका 60% ये लोग ही एक्वायर करके रखे हैं। The term microbes is used to describe several different life forms with different size and characteristics.
उसका वेरियस टाइप का माइक्रोब्स है, उनका साइज और उसका फंक्शन के तहत उनको अलग अलग डिवाइडेशन किया हुआ है। ये फ्यू ऑफ दिस माइक्रोब्स कौन कौन है ना, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटिस्टा, वायरस, आर्के, ये सब माइक्रोब्स का एग्जाम्पल है। और ये माइक्रोब्स क्या है, हम लोग सोचते हैं कि हर जितने भी माइक्रोब्स है ये हमारे खाली क्षति पहुंचाते हैं, नहीं, कुछ माइक्रोब्स है हमारे लाभदायक भी है, तो ये कुछ यूजफुल भी है और कुछ हार्म्स है। सर्टन माइक्रोब्स कॉज सीवियर इन्फेक्शन एंड डिजीज एंड कैन ऑल्सो स्पॉइल फूड एंड अदर मटेरियल्स व्हाइल अदर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग एनवायरमेंटल बैलेंस को। हमारे एनवायरमेंटल को बचाने के लिए भी कुछ माइक्रोब्स को यूज किया जाता है। तो ये जो पूसा बायो डिकम्पोजर है ये इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स, ये कैसे फॉर्म में लिया जाता है ना, कैप्सूल फॉर्म में, मेड बाय एक्सट्रैक्टिंग फंगी, याद रखिएगा, फंगी स्ट्रेन्स दैट हेल्प द पैडी स्ट्रॉ टू डिकम्पोज एट ए मच फास्टर देन यूजुअल। हम जनरली जो हरियाणा पंजाब में ये स्टबल को जो थे उसको जलाते थे किस लिए, ताकि हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा जो खेती है वो यूज मतलब रेडी हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर तो फिर से हम धान बो नहीं सकते ना। तो लेकिन ये जो डिकम्पोजर है पूसा बायो डिकम्पोजर, ये क्या करेगा, उससे भी जल्दी इसको डिकम्पोज करके डायरेक्टली वो मैन्योर में कन्वर्ट कर देगा, जिससे जिससे हम लोग गोबर का यूज़ करते हैं उसका उर्वरता को बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो इसको फर्टिलाइजर भी बोला जाता है। और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉमनली नोन एज पूसा इंस्टीट्यूट। पूसा इंस्टीट्यूट किस लिए बोला जाता है, क्योंकि पूसा एक जगह का नाम है जहाँ पर ये पहले एस्टेब्लिश हुआ था, बिहार के एक जगह नाम है पूसा, तो इसलिए उसको पूसा इंस्टीट्यूट भी बोला जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। इज इंडियाज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, एजुकेशन एंड एक्सटेंशन। The name Pusa Institute is derived from the fact that the institute was originally located in Pusa, Bihar. As the पहले इसका नाम क्या था, Imperial Institute of Agricultural Research in 1911. It was then named as Imperial Agricultural Research Institute in 1999 and following a major earthquake in Pusa, it was relocated to 1936 में दिल्ली में फिर relocate कर दिया गया था। तो इसका पहले से ही नाम इसलिए पूसा इंस्टीट्यूट ही रखा गया, इसका लोगो यहाँ पर रखा गया है। The IARY was responsible for the research leading to Green Revolution in 1907, जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था उसको लीड किया था ये इंस्टीट्यूट, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया यू कैन फाइंड 16 ग्रासलैंड्स। ये 16 ग्रासलैंड कहाँ पर आपको मिलेगा ना, ये वेस्टर्न घाट में मिलेगा। कहाँ से कौन सा स्टेट को इंक्लूड करता है ना, TN तमिलनाडु, KL केरला, KN कर्नाटका, गोवा एंड MH महाराष्ट्र। याद रखिए ये स्टेट को इंक्लूड करके वेस्टर्न घाट जिस स्टेट से गया हुआ है उसमें से ये स्टेट में जनरली हम 16 ग्रासलैंड्स दिखाया जाता है, याद रखिएगा। इसमें एक न्यूज़ आया था अभी रिसेंटली, ये नीला कुरंजी एक ब्लू कलर का फूल होता है जो कि 12 ईयर में ग्रो करता है, हर 12 साल में वो उगता है, और इससे पहले वो क्या होता है, ज़मीन में दबे रहता है, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में है। ये काफ़ी टूरिज्म सेक्टर है जहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे टूरिस्ट उसको देखने भी जाते हैं। और एक है स्ट्रोबिलांथस कालोसा, ये भी होता है कितना ईयर में, 8 ईयर में। और ये स्ट्रोबिलांथस कुंठियाना ये भी 12 ईयर में होता है। ऑल एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, ये केवल वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। कार्बी इन सह्याद्री रेंज, ये कार्बी जो होता है ये भी एक मतलब क्या बोलते हैं, एक फूल का नाम है जो कि सह्याद्री रेंज में पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये 16 ग्रासलैंड्स, ये फूल वगैरह का नाम कभी कभी पूछ सकता है अभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज R20 इन न्यूज़। हम G20 सुने थे, तो ये R20 क्या है ना, R20 होता है रिलीजन 20, एक ग्लोबल समिट फॉर रिलीजियस लीडर्स। जो भी हमारे धर्म को लेके जो भी हमारे नेता लोग हैं, मतलब धर्म प्रवर्तक जो बोलते हैं, जैसे दलाई लामा हो गया, कोई भी धर्म के जो गुरु वगैरह होते हैं, उनके लीडर्स का जो समिट होता है, कहाँ पर कैसे होता है ना, पैरेलल टू G20 समिट, जहाँ पर ये G20 समिट होता है वहीं के अकॉर्डिंगली, वहीं पैरेलल जहाँ पर होता है, मतलब पैरेलल मतलब वहीं पर ही ये सम्मेलन किया जाता है। हॉस्टेड बाय इंडोनेशिया, अभी इंडोनेशिया के बाली में हुआ था G20 समिट, तो वहीं पर ही हुआ था R20 समिट। R20 समिट ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। रिलीजन 20 समिट कहाँ पर हुआ था ना, इंडोनेशिया में हुआ था। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा G20 कंट्रीज कौन कौन है।
याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हिच स्टेट टॉप्स इन इंडेक्स ऑन स्कूल एजुकेशन रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी बोला जाता है, लेकिन इसको नाम दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। कौन सा स्टेट टॉप है ना, गुजरात में। तो इसका कुछ क्राइटेरिया है, ये जो एजुकेशन के ऊपर जो भी मिनिस्ट्री ने डिवाइडेशन किया हुआ है, ये 10 ग्रेड देता है आउट ऑफ 100 पॉइंट्स। 10 ग्रेड में डिवाइड किया, 1 ग्रेड नंबर 2 ग्रेड्स, कितना पॉइंट से लेके ना 1000 पॉइंट से। 1000 पॉइंट से आप अगर 1000 रख लिए तो नंबर 900 से 100 तो 1000 रखा तो नंबर 1 ग्रेड, ऐसे ही करके 10 ग्रेडिंग दिया हुआ है। और 70 इंडिकेटर्स इन 5 डोमेन्स। 5 डोमेन्स मतलब 5 फील्ड में, जैसे एजुकेशन का मात्रा क्या है, बच्चे कितने बिफोर 5 ईयर्स कितने लोग स्कूल में करिकुलम में भाग लेते हैं, कितने लोग पहले से ही स्कूल छोड़ देते हैं बिफोर टू 5 क्लास। तो ऐसे कुछ डोमेन से उसके ऊपर ये काम करता है। और 17 इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स मतलब जैसे बोले कि ज़्यादातर बच्चे जो कि प्री प्राइमरी से छोड़ देते हैं, तो उनका एक इंडिकेट होता है कि ये कितना लोग पढ़ते हैं, उसके ऊपर कितना लिटरेसी रेट है, ये सबको इंक्लूड करता है। फिर नो स्टेट इन टॉप ग्रेड, मतलब 900 से 1000, ये कोई टॉप ग्रेड में भी कोई नहीं है और बॉटम ग्रेड में भी कोई नहीं है, याद रखिएगा। 61 क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। व्हिच स्टेट इज ऑब्जर्विंग ए पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब क्या होता है ना, हार्वेस्ट मतलब धान जब अमल कर दिया जाता है, कोई भी फसल को अमल कर दिया जाता है उसका कंप्लीट, उससे हम जो प्रोडक्शन लेना था वो प्रोडक्ट ले लिए, उसके बाद का जो फेस्टिवल है, प्री हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कुछ है, याद रखिएगा। आसाम में होता है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, आसाम का है। तो जो भी है पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या नाम है, टोकू एमंग। कहाँ पर ये ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये कहाँ पर है, नागालैंड में। एमंग दी लोथास दी नागा कम्युनिटी, जो नागालैंड के नागा कम्युनिटी है, लोथास एक जनजाति है, तो वो लोग ये पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है, टोकू एमंग का पालन करते हैं। इट इज ऑल्सो अंडरटेकिंग फास्ट 4-day टोकू एमंग बर्ड काउंट TEBC ऑन द साइडलाइंस ऑफ द फेस्टिवल। ये फेस्टिवल हो रहा है और उसके साथ ही एक फास्ट 4-day टोकू एमंग बर्ड काउंट। बर्ड काउंट मतलब जो भी वेरियस जो बर्ड्स है यहाँ पाया जाता है उसको काउंट करना है, क्योंकि इस सीजन में क्या होता है, बहुत सारे बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आके रहते हैं, तो वो बर्ड को काउंट करने का काम भी पहली बार ये हो रहा है, याद रखिएगा। ये द माइग्रेटरी रैप्टर अमूर फाल्कन्स जो बर्ड का नाम है, ये ईस्ट एशिया से सदर्न अफ्रीका तक जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, जनरली नागालैंड में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशन से और इंटरनेशनल न्यूज से है। टिग्रे रिबेल्स, टिग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट, ये कौन सा कंट्री से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे एंटी गवर्नमेंट एजेंसीज आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आता है। केन्या में भी कुछ न्यूज़ में आया था, रोहित रिबेल्स भी आया था। तो इसमें टिग्रे रिबेल्स कौन सा कंट्री के हैं ना, इथोपिया के। आप लोग बताइएगा। ऐसे ही रिबेल्स हम देखने के लिए कहाँ मिलते हैं ना, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, और जितने भी, और यहाँ पर केन्या में, हाइथी में, ऐसे बहुत सारे रिबेल्स देखने के लिए मिलते हैं। हमारे इंडिया में जैसे नक्सलिज्म है, तो इन लोगों का काफ़ी दबदबा रहता है, कैसे लोग उनके थ्योरी के ऊपर चलते हैं, वो एक गवर्नमेंट से हटके एंटी नेशनल थ्योरी पे ऊपर चलते हैं। तो ऐसे ही ये टिग्रे रिबेल्स कहाँ मिलते हैं ना, इथोपिया में। इथोपिया का डिटेल्स बायोग्राफी यहाँ दिया हुआ है, याद रखें। इथोपिया गट 100% पीस डील, तो ये इनका जो गवर्नमेंट है वो पीस डील एक साइन कर लिया है ये टिग्रे रिबेल्स के साथ, ताकि इन लोग और झगड़ ना सके और कोई मारामारी ना हो, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे करके। तो इसका न्यूज़ है, ये इंडियन ओशियन हॉर्न में पाया जाता है, मतलब ये जो इथोपिया और इसके चारों तरफ कंट्री का नाम और इसको चारों तरफ जो भी ओशियन है ये दिया हुआ है, इसको जूम करके आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 16, Which state introduced 10 minute of ध्यान मतलब कंसंट्रेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस? कौन सा स्टेट क्या है इंट्रोड्यूस किया है? कर्नाटका। तो इसमें कुछ नोट्स याद रखिएगा। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 सेक्शन 29 जो है इसके तहत जो राइट टू एजुकेशन RTE जो कॉन्स्टिट्यूशन का 86th अमेंडमेंट 2002 के तहत लागू किया हुआ था। क्या लागू किया था? ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 6 to 14 years टू गॉट एजुकेशन इम्पार्टमेंट। ये क्या है? एक फंडामेंटल राइट है और ये प्रोवाइड कौन करेगा? ना स्टेट। ये फंडामेंटल राइट 6 to 14 को फ्री एंड फेयर एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इंसर्ट किया हुआ था 21A आर्टिकल। याद रखिएगा 21A आर्टिकल 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत। इसके तहत हर 6 से 14 साल के जो चिल्ड्रन रहते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा फ्री स्टेट के तहत। तो इसका जो सेक्शन है 29(1) इसके तहत क्या होगा ना, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन प्रेस्क्राइब स्कॉलास्टिक एंड नॉन स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज। स्कॉलास्टिक मतलब जो एजुकेशन के रिलेटेड है और नॉन स्कॉलास्टिक मतलब योगा, व्यायाम, PT जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो कर सकता है। और इसका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा ना, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये अपने मर्जी से ये स्कॉलास्टिक और नॉन स्कॉलास्टिक एक्टिविटी कर सकता है। और एक क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो एजुकेशन है ये सेंट्रल रूल में जाता है या स्टेट रूल में जाता है या कॉन्करेंट लिस्ट में आता है? याद रखिएगा, स्टेट या सेंटर या कॉन्करेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन इज ऑल सोल्स डे ऑब्जर्व? ये काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, कल्चर से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा ये नवंबर 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे पाला जाता है। ये डे है क्या होता है? प्रेयर एंड रिमेम्बरेंस फॉर द फेथफुल डिपार्टेड। फेथफुल डिपार्टेड मतलब जो भी हमारे नज़दीक है वो डिपार्ट कर गए हैं, मतलब एक्सपायर कर गए हैं, डेथ कर गए, उनको याद करने का डे होता है। ये जनरली रोमन कैथलिक और अदर क्रिश्चियंस कम्युनिटी इसको पालन करते हैं। इसमें क्या होता है? प्रेयर होता है, इंटरसेशन होता है, आल्म्स मतलब जो भी प्रसाद दिया जाता है, और सिमेट्रीज कहाँ? जहाँ पर उनको मतलब क्या बोलते हैं, जो कब्र दिया जाता है। तो याद रखिएगा नवंबर 2 को पालन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज DMH11? ये DMH11 क्या होता है ना, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ये हाइब्रिड वेराइटी है किसका ना, मस्टर्ड ऑयल का, मस्टर्ड का, डेवलप्ड बाय GEAC जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो याद रखिए DMH11 क्या है ना, हाइब्रिड वेराइटी है सरसों का, मस्टर्ड का। तो कुछ नोट्स देख देते हैं। GEAC क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चर, यूज एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हैजर्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिजम्स और सेल्स 1989 के तहत। और ये अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत काम करता है। इट वॉज फॉर्म एज द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी एंड वॉज रीनेम्ड। अभी जो नाम है जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये पहले अप्रूवल कमेटी था, अभी अप्रेजल कमेटी हो गया। ये 2010 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है और ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में है। द बॉडी रेगुलेट्स द यूज। ये क्या करता है जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी? ये रेगुलेट करता है यूज, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ हैजर्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हैजर्डस मतलब जो कि डेंजरस है, और जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है, कोई पौधा हो या कोई जीव हो, उसका स्टोरेज करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, मैन्युफैक्चर करना, उसको रेगुलेट करता है। ये GEAC अंडर एनवायरमेंट मिनिस्टर के अंडर में है। और ये DMH11 है क्या है? ये सॉइल बैक्टीरियम से प्रोडक्ट किया है, ये सेल्फ पोलिनेटिंग है। अच्छा दोस्तों बताइए पोलिनेटिंग क्या होता है ना, कोई भी फूल से जब कोई फ्रूट पैदा होता है तो वो पोलिनेटिंग करता है, जिसको हम बोलते हैं मतलब
कि वहाँ उसका जो बीज है उसका ओवारी में जाएगा। तो ये सेल्फ पोलिनेटिंग मतलब सेल्फ जो फूल रहता है, फूल का जो पोलिनेट होता है वो सेल्फ खुद करता है, कहीं दूसरे फूल का साथ मिलकर नहीं करता है, ये सेल्फ पोलिनेटिंग बोला जाता है। एंड प्लांट क्रॉस्ड विथ अदर वेराइटीज टू फॉर्म हाइब्रिड, एक हाइब्रिड फॉर्म को फॉर्म करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अगर इस क्वेश्चन में अगर हमें कोई चीज़ का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर पाए, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ का डिटेल्स डिस्कशन करेंगे तो फिर ये करंट अफेयर्स नहीं होगा, फिर डिटेल्स डिस्कशन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पदारी, कोली, गडा ब्राह्मण एंड पहाड़ी कम्युनिटीज़ ये कहाँ पर पाया जाता है? याद रखिएगा ये सब चीज़ जो कम्युनिटीज़ ये JNK में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। काला नमक राइस ग्रोस इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? ये देखिए काला नमक बोला गया है लेकिन राइस है ये काला नमक राइस, ये कहीं नमक मत बोल दीजिएगा। ये 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन तराई रीजन में पाया जाता है। तो ये ट्रेडिशनल वेराइटी ऑफ पैडी विथ ब्लैक हस्क एंड स्टॉक फ्रेगनेंस एंड कंसिडर्ड ए गिफ्ट फ्रॉम लॉर्ड बुद्ध फॉर पीपल ऑफ शरावती। तो ये नेपाल में भी पाया जाता है। ये बहुत ही क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है और स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस, बहुत ही खुशबूदार भी होता है। प्रोन टू लॉजिंग ए रीजन फॉर इट्स लो यील्ड, मतलब अभी जो इसका प्रोडक्शन है काफ़ी कम हो रहा है, किसके चलते ना, एक लॉजिंग एक टर्म है एग्रीकल्चर में। ये लॉजिंग क्या होता है ना, इन व्हिच द टॉप ऑफ द प्लांट बिकम्स हैवी बिकॉज ऑफ ग्रेन फॉर्मेशन, द स्टेम बिकम्स वीक एंड द प्लांट फॉल्स ऑन द ग्राउंड। तो जो प्लांट है क्या होता है, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है काफ़ी वजनदार हो जाता है, वो फिर पेड़ क्या होता है वो गिर जाता है। तो इसके चलते क्या हुआ है, ये पैडी मतलब जो धान का प्रोडक्शन कम हो गया है ये बीमारी के चलते, तो इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में है। IARI अभी थोड़ी देर पहले ही पिछले साइड में हम पढ़े, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये डेवलप 2 वेराइटीज ऑफ काला नमक राइस, एक पूसा नरेंद्र काला नमक राइस 1638 एंड 1652 in recognition with आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी इन अयोध्या फॉर टेस्टिंग ऑफ 2 वेराइटीज। ये प्रोटेक्टेड अंडर GI टैग सिस्टम, GI टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के तहत ये प्रोटेक्टेड है काला नमक राइस। तो ये काफ़ी न्यूज़ में है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आज का ये 20 क्वेश्चन का था, और बाकी जो भी क्वेश्चंस रहेगा उसका हम डिटेल्स डिस्कशन में, जो भी करंट न्यूज़ रहेगा उसको हम डिटेल्स वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए और कुछ फैक्ट्स है उसको याद रखिए। एक है साइक्लोनिक स्टॉर्म नालगाय, कहाँ पर हुआ था, ये फिलीपाइंस में हुआ है। काफ़ी मतलब क्या हुआ है, काफ़ी मैन एंड प्रॉपर्टी लॉस भी किया हुआ है। नेक्स्ट है साल्मोनेला थिपिरियम कॉजेस इन्फेक्शन इन ह्यूमन एंड कैटल्स, ये बोथ ह्यूमन एंड कैटल्स को भी इन्फेक्शन करता है। मोरबी ब्रिज जो रिसेंटली गुजरात में कोलैप्स हुआ है, ये किस नदी के ऊपर में था ना, माचूचू रिवर के ऊपर था, याद रखिएगा। शॉर्टेज ऑफ ड्रग्स ये कहाँ पर बहुत पाया जा रहा है आज के डेट में ना, श्रीलंका में। पीपुल एंड नेचर जो कंपाइल कौन किसके द्वारा किया गया है ना, ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी। इसके तहत क्या एक कंक्लूजन निकला है कि जो राइनोसोरस है, जो गैंडा है, उसका जो संख्या है उसमें काफ़ी मतलब उनको कम पाया जा रहा है। किस लिए कम पाया जा रहा है ना, उनका शिकार हो रहा है, पोचिंग हो रहा है, उनका जो सींग है उसके उनका जो हॉर्न प्रोडक्शन के लिए उनका पोचिंग किया जा रहा है। नेक्स्ट November 3 विल बी द फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर बायो रिजर्व, याद रखिएगा। वर्ल्ड नेशनल बायो रिजर्व पहला पालन किया जाएगा November 3 को। टोटल 738 बायोस्फीयर रिजर्व है ऑल वर्ल्ड में। इंडिया में 12, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, याद रखिएगा। चलिए 2 फिंगर एंड 3 फिंगर टेस्ट रिलेटेड टू रेप और सेक्सुअल असल्ट टेस्ट, ये सब चीज़ पॉइंट याद रखिएगा। हवाबा खातून ये 16th सेंचुरी का कश्मीरी पोएट है और क्वीन थे कश्मीर का। इस वीक का जो वर्ड है एक इंग्लिश टर्म है, इंग्लिश वर्ड है, हार्ड वर्ड है, इसको याद रखिएगा। हर वीक में हम लोग एक प्रोवाइड करेंगे जो भी एक वर्ड रहेगा, ताकि उसको कभी आने पर आप इसके बारे में जान सके। क्या है सेनानिजांस, ये सेनानिजांस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, सीक्रेट एंड डिसऑनेस्ट एक्टिविटी, मतलब धोखाधड़ी, याद रखिएगा। ये धोखाधड़ी को
डिनोट करता है। इसका मीनिंग है धोखाधड़ी और सीक्रेटली किया गया। तो चलिए, थैंक्स दोस्तों इसको देखने के लिए। इसमें अगर आप लोगों को कोई डेवलपमेंट चाहिए और वीडियो में कुछ चीज़ डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि हम लोग ये करंट अफेयर डिस्कशन कर रहे हैं। अगर करंट अफेयर डिस्कस करते करते हम डिटेल्स वीडियो अगर डिटेल्स चीज़ को अगर डिस्कस करने लगे तो करंट अफेयर्स ख़त्म नहीं होगा। हम हर हफ्ता रेगुलरली जो भी पीरियड है अभी तक का जो हम देखें जिस पीरियड का 5 नवंबर के बाद नेक्स्ट 6 नवंबर से फिर हम जो भी नेक्स्ट 7 दिन का रहेगा उसका वीडियो लाएंगे, उसका जो करंट अफेयर्स है उसका वीडियो लाएंगे। और एक चीज़ बताना चाहते हैं दोस्तों, जो जनरली न्यूज़ में है वो चीज़ को हम दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ तो आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, ये सब चीज़ भी न्यूज़ में है। बट वहाँ से जो क्वेश्चन जैसे हम अभी यूपीएससी एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आता है जो जनरली पाया नहीं जाता है, न्यूज़ मेन हेडलाइंस में नहीं रहता है, वो अलग से हटके होता है और उसमें से हम मार खा जाते हैं, फिर नहीं अटेंड कर पाते हैं आंसर। तो इसीलिए जो बेस्ट 20 या 30 या 10 जो भी क्वेश्चन रहता है उसको हम यहाँ पर थ्रो करते हैं, ताकि वो क्वेश्चन आपसे ना छूटे। और जनरली जो नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह होता है जो जनरली न्यूज़ में रहता है, अभी आजकल जो न्यूज़ में जो भी है वो चीज़ तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं वो भी जानते हैं, बट कुछ चीज़ हटके होना चाहिए जो चीज़ वो नहीं जानते और वो क्वेश्चन में आएगा ज़रूर। तो इसलिए हम ये खास करके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर आपको दे रहे हैं। अगर ये कंटेंट्स आपको अच्छा लगे और ऐसे कंटेंट्स नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल सके तो इसलिए पक्का इसको सब्सक्राइब करिए, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और कोई चीज़ नया चीज़ जानना चाहते हैं तो उसको पक्का कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जो भी चीज़ के ऊपर अगर आपको डाउट होगा इसके ऊपर आप कमेंट्स दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में पक्का इसका सॉल्यूशन देंगे। और कोई गलती भी हो जा रहा है कहीं, अगर मान लीजिए फ्लो में बोलते बोलते अगर कहीं चीज़ कुछ मिस्टेक हो गया है तो उसको भी पक्का कमेंट्स में लाइए, ताकि हम उसको नेक्स्ट बार करेक्शन कर सके। और दूसरी बात है, जो चीज़ छूट रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत सारे करंट अफेयर छूट रहा है, तो ये छूट नहीं रहा है, इसको हम जानबूझ के स्किप किए हैं। उसका लॉन्ग वीडियो बनेगा, लॉन्ग वीडियो मतलब डिटेल्स डिस्कशन। जैसे अभी इकोनॉमी स्टेटस विंग है और रिजर्वेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अपना राय सुनाया है, ये सब चीज़ है, बट इसको हम डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन से, और इसका शॉर्ट क्वेश्चन को लेके हम लोग थोड़ा बहुत इसका नोट्स यहाँ दिए हुए हैं। बाकी हमारा स्पेशलाइजेशन वीडियो जैसे गवर्नर के ऊपर, एविएशन सेक्टर के ऊपर, ऐसे ही सभी सेक्टर के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं, एलोंग विथ क्या मेंस राइटिंग के ऊपर भी। जो भी ओपीएससी, स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन और यूपीएससी के लिए मेंस के लिए प्रिपरेशन हो रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और इसमें देखिए इसका जो नोट्स है आप प्रिंट करके रखिए। और धीरे धीरे मैं इसका नोट्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ताकि आपको पढ़ने में और रिकॉल करने में ईजी रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा एसएससी जीके का जो 50 क्वेश्चन रहेगा वो आएगा, फिर बाकी नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन वीडियो भी आएगा। तब तक के लिए आप लोगों को दोस्तों गुड बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू।